Hello friends, now we have moved in the next lecture and in this lecture we will cover some new topics with new ideas and new concepts. So इतनी सारी ज्ञान की बातों को साइड रखते हैं और सीधा सीधा मैं टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करता हूँ। समझ गया ना? तो देखिए टॉपिक क्या है। आपका टॉपिक है कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में, बट मेक श्योर यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड द प्रीवियस लेक्चर बिकॉज इफ यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर after before the watching the previous lecture then your concept will be clear। मैंने बोला कि इस लेक्चर को देखने से पहले आपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छे तरीके से देखे होंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। समझ गया ना? अगर नहीं देखे हो तो उसे देख करके ही इस लेक्चर को अटेंड करना। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कम्युनिकेबल डिजीजेज होता क्या है, इसका डिफिनेशंस क्या है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है। बहुत सारे टॉपिक्स को मैंने डील किया है। अब समय आ गया है कि आपको कम्युनिकेबल डिजीज मैं पढ़ाऊँ और कम्युनिकेबल डिजीज को बहुत डिटेल से बताऊंगा और कौन कौन सा बीमारी होगा उसे भी मैं सिखाऊंगा। देखिए कोई भी किसी का भी क्लासेस अटेंड करते हैं, आपको घबराना नहीं चाहिए कि सर ने पीछे बोर्ड पर क्या लिखा है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो ही व्यक्ति समझा रहा है उसकी बातों पर फोकस रहना चाहिए और समझना चाहिए। तो मैं जब बोलता हूँ तो मेरी बातों को सुना कीजिए और मेरे साथ साथ चलिए, आपको सब कुछ आसान लगेगा। ये सब देख रहे हो, ये बहुत ही इजी है, कुछ भी खास नहीं है। और नहीं यकीन है तो मैं इजी करने ही वाला हूँ, वो तुम खुद ही कहीं देखो, है ना? सो लेट अस सी द टॉपिक इज दैट कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, मैं ये नहीं बताने वाला केवल और केवल कि कम्युनिकेबल डिजीजेज होता क्या है, इसका डेफिनेशन और एग्जांपल्स दिया, कहानी खत्म। मैं ऐसा नहीं करने वाला, बल्कि अब कम्युनिकेबल डिजीजेज अलग से टॉपिक लिखा हूँ, देख सकते हो। इसका मतलब ये एक टॉपिक ही है, ये शुरू हो गया आपको, और इसको डिटेल में पढ़ाऊँगा, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा। और जितना तरह का डिजीज़ मैं बताऊँगा उन सारी डिजीज़ को वन बाई वन करके हम लोग देखेंगे और उन सारी डिजीज़ के बारे में सीखेंगे। हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, यह बायोलॉजी का 12th का ऐसा पोर्शन है कि इसे अगर आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा ना तो ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत अच्छा खासा डिजीज़ के बारे में जानकारी हो गया। डॉक्टर तो नहीं बन सकते हो, लेकिन बहुत अच्छा खासा जानकारी आपको मिल जाएगा, ट्रस्ट में। ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी है और इसे पढ़ने के बाद बहुत अच्छा भी लगेगा। ओके, लेट अस सी। यहाँ पे लिखा हूँ कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में मैंने कि इन्फेक्शस और कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन बी कॉज्ड बाय वायरस। इन्फेक्शस, देखो इन्फेक्शस डिजीज को ही कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं और कम्युनिकेबल डिजीज को ही इन्फेक्शस डिजीज कहते हैं। नाम है, एक ही चीज़ है, नाम दो है। समझ गया ना? अच्छी बात है। तो सर क्या इन्फेक्शस डिजीज बोलिए चाहे कम्युनिकेबल डिजीज बोलिए, बात एक ही होगा? हाँ, एक ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया था ना कि एक ही होता है। तो अब बता रहा हूँ कि इन्फेक्शस डिजीज जो है वो आखिरकार फैलता कैसे है, यानी कि किसके द्वारा होता है, या फिर कम्युनिकेबल डिजीज किसके द्वारा होता है। तो मैं लिखा हूँ कि काउज्ड बाय, यानी कि किसके द्वारा होगा? तो वायरस के द्वारा होगा, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स के द्वारा होगा, हेलमिंथिस एंड फंगी के द्वारा होगा, और फाइनली और फंगी के द्वारा होगा। तो आपसे कोई पूछता, यहाँ पे देखिए एक सवाल बनता है और वो सवाल ये है कि आपसे कोई पूछेगा कि कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि इन्फेक्शस डिजीज जो है वो बताइए कि किसके द्वारा होता है, कौन कर सकता है? तो उससे कहना कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन, हेलमिंथिस, फंगी। दो चार और एक 5 और भी कुछ अदर होता है, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, बट जो फिलहाल है वो यही पढ़ना है। कह दीजिए वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोन्स एंड हेलमिंथिस। इतनी सारे तरह के चीजें हैं जो किस चीज के लिए जिम्मेदार है, तो कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए यही सारा चीज जिम्मेदार है। समझ गया? आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। यस और नो? यस सर। अब देखिए, अब मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि इसके साथ साथ बताया है, इसी में जोड़ दिया, मैं अलग से पॉइंट नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं इसी में जोड़ दिया कि एंड दे अटैक अ स्पेसिफिक सिस्टम। और ये जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, ऐसा नहीं है कि जितना भी तरह का ये कम्युनिकेबल डिजीज होगा वायरस के द्वारा हो, चाहे प्रोटोजोन्स के द्वारा हो जाए, चाहे फंगी के द्वारा हो जाए, इन सारा का सारा जो चीज़ है वो एक ही तरह से अटैक करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, है ना?
देखिए लिखे हूँ कि दे अटैक अ स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, यह एक स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ आवर बॉडी पे अटैक करता है। स्पेसिफिक सिस्टम यानी कि ये नहीं कोई जाएगा तो हार्ट पे अटैक करेगा, कोई हमारा ये लंग्स पे अटैक करता है, कोई स्टमक में पेनिंग का कारण बनता है। तो इस तरीके से अलग अलग अपना अपना घर समझ करके अटैक किए हुए हैं, घर समझ कर अटैक किए हुए, मतलब कि अलग अलग अपना अपना रहने का अंदाज है। चाहे ये कहिए उसका वहीं इन्वायरमेंट पसंद ही है, वहीं पे अटैक करता है। ठीक है, सिस्टम ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोड्यूसेस कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। तो जो ये वायरस, बैक्टीरिया, हेलमिंथिस, फंगी, प्रोटोजोन्स जो भी आपके शरीर में जा रहा है वो एक पार्टिकुलर सिस्टम को अपना घर बनाता है और उसी घर में क्या करता है, डेवलप करेगा, बड़ा होगा, फिर फाइनली अटैक करता है और अपना जो गुण है, लक्षण है वो दिखा ही देगा। समझ गया? इसको में किसी को तकलीफ है? देखिए सबसे पहली बात है ये जानिए आप कि ये अपना जो छाव कहिए चाहे जो कहिए अपना रंग रूप दिखा ही देता है। हर एक जो भी बुरा व्यक्ति है अगर उसे अच्छे बनाइएगा तो कभी ना कभी उसके अंदर में जो बुराई है वो दब रहा होगा तो एक न एक वक्त वो दिखाई देगा। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो सच में बुरा ही है। यानी मैं आपको सिखा रहा हूँ, वही बातें बता रहा हूँ कि जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगी है, जो भी आपका पार्टिकुलर सिस्टम या फिर ऑर्गन को सेलेक्ट किया रहने के लिए उसमें रहेगा और फिर जो भी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुण है, जैसे कि बॉडी का हाई टेम्परेचर, हाई ब्लड प्रेशर या फिर वीकनेस और मसल्स में सोरनेस, वो धीरे धीरे कैरेक्टरिस्टिक दिखाना शुरू कर देता है। और जिसके चलते कहते हैं कि देखिए ना पता नहीं बहुत चेस्ट में पेन हो रहा है और कमजोरी जैसा लग रहा है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, तो कहते हो कि लगता है आपको जरूर कुछ बीमारी ही हो गया है, आपको डॉक्टर से फौरन दिखाने की ज़रूरत है। तो ठीक उसी प्रकार से होता है। चीज़ें समझ गए हैं? किसी को तकलीफ हो रहा है बोलेगा अभी नहीं ना, नहीं हो रहा। अब देखिए इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द फ्लोविंग डिजीज। इस चीज़ को गौर कीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं वो मुख्य रूप से इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। अब प्रोटोजोन्स के बारे में बताया था जी, यानी कि वायरस, बैक्टीरिया, हेलमिंथिस वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा। अब देखो स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज है इस चैप्टर में पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में। तो मुख्य रूप से बताया कि स्टडी द फॉलोइंग, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीजेज। कम्युनिकेबल डिजीज में किसके द्वारा हो सकता है बच्चे? तो मैंने बताया कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, हेलमिंथिस, ये सारा का सारा इसके द्वारा हो सकता है। हैव यू गॉट इट? क्लियर होता है? क्लियर होता है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि जो वायरस, बैक्टीरिया, ये सारा के द्वारा तो होगा ही, लेकिन कौन कौन सा बीमारी हो सकता है। जैसे वायरस के द्वारा होगा कम्युनिकेबल डिजीजेज जी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, फंगी के द्वारा होगा, हाँ सर होगा। तो ये कि अब इसके द्वारा कौन कौन सा बीमारी फैलाएगा, कौन सा डिजीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है, अब इन सारे डिजीज को मैं आपको बताता हूँ। हैव यू गॉट इट? क्लियर है? क्लियर है। तो लेट अस सी। मैं यहाँ पे लिखा हूँ इन्फेक्शस और कम्युनिकेबल डिजीज। जिस तरह से, रुको मैं साइड हटूंगा, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब आप लिख लेना, ठीक है ना? अभी सुनो मेरी बातों को। यहाँ पे इन्फेक्शस या फिर कम्युनिकेबल डिजीजेज लिखाया हूँ, और जो इन्फेक्शस और कम्युनिकेबल डिजीज होता है वो किसके कारण होता है भाई? तो वायरस के कारण हो सकता है, यहाँ पे नंबर 1 दे दीजिए, वायरस के कारण हो सकता है। नंबर 2 बैक्टीरिया के चलते, जैसे मैं साइड पूरा एकदम हट गया हूँ, आप लिख लीजिए एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है ना? तो वायरस के द्वारा हो सकता है, दूसरा बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है, या फिर तीसरा कॉज है बच्चे प्रोटोजोन्स के द्वारा हो सकता है, या फिर चौथा कॉज है कि हेलमिंथिस के द्वारा हो सकता है, पांचवा कारण हो सकता है कि फंगी के द्वारा हो जाए। और अब समय आ गया डियर कि इन सारे 1 2 3 4 5 जो लिखाया हूँ इसके द्वारा कौन सा बीमारी होता है, मैं इन सारे बीमारी को मैं आपको सिखाता हूँ। तो आओ चलो देखते हैं, लेट अस सी। मैं यहाँ पे लिखा है कि वायरस के द्वारा कौन सा बीमारी होगा, तो इन्फ्लुएंजा होगा। और कौन सा बीमारी हो सकता है वायरसेस के द्वारा, तो स्वाइन फ्लू,
फिर लिखा हूँ कि कॉमन कोल्ड होगा, यानी कि तीसरा नंबर पर बीमारी आता है जो वायरस के द्वारा होगा, वो है कॉमन कोल्ड। चौथा लिखाया हूँ डेंगू, पांचवा लिखाया चिकन गुनिया, छठा लिखाया एड्स, सातवां मप्स और आठवां लिखाया चिकन पॉक्स, इसको वेरिसेला भी बोलते हैं, और फाइनली लिखाया स्मॉल पॉक्स यानी कि वेरियोला। ठीक है ना। तो इतनी सारी चीज़ों को जानकारी दिया मैंने कि वायरसेस के द्वारा कौन सा बीमारी हो सकता है, आप नाम बताइए। तो आपसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ देगा, क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है, बन गया ऑब्जेक्टिव 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 9 ऑब्जेक्टिव बन गया। तो आपके मन में सोच रहा कि 9 ऑब्जेक्टिव बन गया है और हमको पता भी नहीं तो देखो कैसे बन गया। आपसे पूछेगा कि स्वाइन फ्लू जो है वो किसके द्वारा होगा। ऑप्शन में दे दिया, क्या वायरस के द्वारा, क्या बैक्टीरिया के द्वारा, क्या प्रोटोजोन्स के द्वारा, हेलमिंथिस की, बस 4 गए, वो तो रहवे करता है, कहाँ भाग रहे हैं सर। तो वायरस के द्वारा होगा। ठीक उसी प्रकार से पूछ सकता है इन्फ्लुएंजा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज नेम्ड इन्फ्लुएंजा। तो वायरस, ठीक उसी प्रकार से डेंगू के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वायरस रिस्पॉन्सिबल है, कॉमन कोल्ड। इसी प्रकार से टोटल 9 ऑब्जेक्टिव बन गया। क्लियर है ना। आप देख रहे होंगे कि कंपटीशन में किस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है। बोर्ड में तो मुझे शायद बोर्ड में भी आ सकता है, इंटर के बोर्ड में, कि स्वाइन फ्लू जो है वो किसके द्वारा होगा, तो वायरसेस के द्वारा होगा। सीबीएसई बोर्ड में शायद पूछ सकता है, बिहार बोर्ड में कम ही उम्मीद रखिए, लेकिन सीबीएसई वाले बच्चे को इसको याद रखना चाहिए। और मैं वैसे भी सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए ही सब कुछ कंटेंट बनाता हूँ, है ना। यानी अब दूसरा है जी बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा बीमारी हो सकता है, मैं इन्हीं बीमारी के बारे में आपको से सिखाने वाला हूँ। तो बैक्टीरिया के द्वारा बीमारी हो सकता है, सबसे पहला टाइफाइड हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, जिसको शॉर्ट में टीबी बोलते हैं, टीबी नहीं टीबी, ठीक है ना। न्यूमोनिया हो सकता है, कॉलरा हो सकता है, डायरिया हो सकता है बैक्टीरिया के द्वारा। अब से क्वेश्चंस जो है वो सीबीएसई के बोर्ड में, इंटर के बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे ही पूछ सकता है कि गिव 2-3 एग्जांपल्स विच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा जो बीमारी हो सकता है उसका 2-3 एग्जांपल पूछे, तब 2, 4, 1, 5 में से किसी एक का भी नाम ले सकते हो। समझ रहे हैं, स्पष्ट है, इसीलिए क्लियर होता है। अब बैक्टीरिया के ऊपर कवर कर लिए। अब समय आ गया कि प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स के द्वारा कौन सा बीमारी होगा, तो पहला लिखे मलेरिया, दूसरा लिखे एमीबिसिस। लेकिन एमीबिसिस अगर आप पढ़ोगे तो स्पेलिंग जो है वो आपको याद नहीं रह सकता है। तो इसको स्पेलिंग याद हो, इसके लिए पढ़िएगा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एमीबिसिस पढ़िएगा, लेकिन आपको मन में याद रखना है, ट्रिक की तरह बता रहा हूँ कि एमोईबिएसिस, ठीक है ना। ऐसा इसीलिए मैंने बोला ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है, जो भी मुझसे पढ़ के एग्जामिनेशन में जा रहा है, वो स्पेलिंग रॉन्ग ना लिखे। समझ गए। और भी बताता हूँ, हेलमिंथिस के द्वारा कौन सा बीमारी हो सकता है, तो मैंने लिखा टीनिसिस, लेकिन इसको मन में कैसे बोल के याद रखेगा, तो टेइनिएसिस, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट लिखा हूं तो एस्कैरिसिस, लेकिन इसको आप मन में कैसे बोल के याद रखेगा, तो एस्कैरिएसिस, इस तरह से मन में बोल के याद रखेगा ताकि स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक ना याद रखे। नेक्स्ट लिखा हूं इलिफेंटिसिस, लेकिन आप इसे कैसे याद रखेगा मन में, तो इलिफेंटिएसिस, इस तरीके से मन में याद रखेगा, जिसको फाइलेरिया भी बोलते हैं या फिर फिलेरिसिस। ठीक उसी प्रकार से फिलारिएसिस मन में याद रखेगा, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फाइलेरिया भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। फाइलेरिसिस भी बोल सकते हो, लेकिन आप मन में कैसे याद रखेगा ताकि करेक्ट स्पेलिंग को आप याद रख सके, तो मैं आपको से बोल रहा हूँ फिलारिएसिस, इस प्रकार से। समझ गए होंगे, अच्छी बात है। फंगी के द्वारा कौन सा बीमारी होगा, तो रिंग वॉर्म। इसमें क्या ट्रिक बनाना,
तो फंगी के द्वारा रिंग वॉर्म नाम का बीमारी हो सकता है, तो आप इसका ख्याल रखिएगा। समझ गया स्टूडेंट? इसीलिए स्पष्ट होता है किसी को कोई तकलीफ हो रहा है, नहीं ना, नहीं हो रहा है। एक बार मैं ही बोलूँगा और आपको याद रखना होगा। आप चाहें तो बैक हो करके बार बार हमको से बुलवा सकते हैं। अब यहाँ ऑफलाइन में नहीं, ऑफलाइन में तो हो नहीं कि मैं आपको 10 बार ही बोलूँगा तो रिकॉर्ड नहीं होगा, बोर नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए ख्याल रखा करो। तो देखिए इतनी सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन किया, और याद रहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यहाँ से भी आ सकता है। जो डिजीज़ का नाम है, कुछ तुम इन सारे बीमारी के बारे में डिटेल में याद रखो या नहीं रखो, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि तुमको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, वो ये है कि वायरस के द्वारा कौन सा बीमारी होगा, इसको तो एकदम रट जाओ, और कोई उपाय नहीं है। फालतू का ट्रिक बनाएगा नहीं कि ऐसे ही बेटा मांगे का रस को ठहरता बाप राजी का मास्टर नहीं आता, इस तरह से बेवकूफ़ी वाला ट्रिक बनाने से क्या फ़ायदा है। वैसे तो चाहूँ तो बना के दे सकता हूँ मैं, ठीक है ना, ऑफ कोर्स दे सकता हूँ, लेकिन इस प्रकार से ज़्यादा बेहुदापन अच्छा नहीं लगता है। वी शुड मस्ट मेंटेन आवर डिसिप्लिन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यू कैन डू एनीथिंग। तो वायरस के द्वारा कौन सा बीमारी हुआ तो सारा कुछ याद रखना है। ठीक उसी प्रकार से बैक्टीरिया के द्वारा, क्योंकि 1 नंबर ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से प्रोटोजोआ के द्वारा कौन सा बीमारी हुआ तो मैं लिखा हूँ हेलमिंथिस के द्वारा 1, 2, 3 बीमारी हो सकता है। एलिफेंटियासिस का ही दूसरे तरीके से बोल सकते हो फाइलेरिया, या फिर चिकन पॉक्स का ही दूसरा नाम बोल सकते हो वेरिसेला, स्मॉल पॉक्स को ही बोल सकते हो वेरियोला, ठीक है ना। अच्छी बात है, आई होप कि आपने सीखा होगा, तो आप इसे नोट किए होंगे, मुझे उम्मीद है। और अब समय आ गया कि क्या मैं आपको से अब पढ़ाऊँगा, कोई बता सकता है? 1, 2, 3, 4 एंड ये 5। अब ये पाँचों को 1 बाई 1 करके मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, जितना हो सकता है, जितना नॉलेज मैं आपको दे सकता हूँ। तो इन सारे पाँचों को कवर करने का प्रयास करेंगे 1 बाई 1 करके डिटेल में, और ना ही सिर्फ वायरसेस को कवर करेंगे, बल्कि इसके द्वारा इतना सारा बीमारी होता है। मैं इतनी तरह का मैंने कम्युनिकेबल डिजीज़ का चर्चा किया हूँ, उन सारे कम्युनिकेबल डिजीज़ को आपने लिख लिया होगा कॉपी पर जी। तो उन सारे पाँचों को 1 बाई 1 करके मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, और उसके द्वारा जो बीमारी होता है, जो बीमारी फैलाया जाता है, मैं उन सारी बीमारी को भी पढ़ेंगे हम लोग, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछता है। क्लियर होता है? क्लियर होता है। देखिए मैं पहला नंबर पर आपको जो बताया हूँ उसके बारे में जानते हैं। मैं लिखाया हूँ जी वायरस के द्वारा बीमारी होता है, इसीलिए मैंने टॉपिक बनाया हूँ। यह टॉपिक ही यहाँ नंबर 1 कर दिया ताकि स्पष्ट हो। तो पहला मैं लिखा था ना यहाँ पे वायरस के द्वारा कौन कौन सा बीमारी होता है, तो बस उसको ही मैं बता रहा हूँ। तो डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस, यानी कि वायरसेस के द्वारा कौन सा बीमारी हो सकता है। तो और चलो देखते हैं। लिखा हूँ कि द वायरसेस आर पैरासाइट्स। वायरसेस आखिरकार क्या है भाई साहब? तो वायरसेस जो है वो पैरासाइट्स है। कोई पूछेगा बता देगा कि वायरसेस क्या है, तो वायरसेस जो है, चलो ठीक है 10 बार ना बोलिए सर, एक बार काफी। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट लिखा हूँ कि फॉलोइंग आर द डिजीजेस विच इज कॉज्ड बाय वायरसेस, यानी कि वायरस के द्वारा जो डिजीज हो सकता है वायरसेस के द्वारा, वो कुछ निम्नलिखित लिख रखा हूँ। पहले नंबर पर लिखा हूँ इन्फ्लुएंजा, दूसरा है स्वाइन फ्लू, कॉमन कोल्ड, डेंगू, चिकनगुनिया, एड्स, मप्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। क्लियर होता है? क्लियर होता है। ब्रैकेट में देख रहे हो, ये भी नाम होता है। वेरिशेला बोल सकते हो, और फिर इसको वेरियोला बोल सकते हो। समझ गया ना? अच्छी बात है। हिंदी में क्या होता है, बड़ी छोटी इन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी आप हिंदी जानो। इसमें से जिसमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन पूछता है क्वेश्चन, मैं उसको ऊपर टिक आउट करवा देता हूँ। जिसमें से इन्फ्लुएंजा जो है वो इम्पोर्टेंट है, कॉमन कोल्ड इम्पोर्टेंट है, डेंगू भी इम्पोर्टेंट है, और एड्स इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? तो बाकी पूछ सकता है कोई भी, मेरे भरोसे मत रहिएगा कि सर ने टिक आउट लगाया है तो यही आ सकता है। ठीक है ना? पूछने का तो स्वाइन फ्लू भी, चिकन पॉक्स भी पूछता है, बट जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको टिक आउट करवाया हूँ कि इन्फ्लुएंजा, डेंगू, कॉमन कोल्ड और एड्स जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए। बाकी भूल जाओ तो चल सकता है 19-20, लेकिन नहीं चलेगा। सभी को आपको याद रखना चाहिए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको टिक आउट कर रहा हूँ। तो ये 4 इम्पोर्टेंट है।
क्लियर होता है? क्लियर होता है, मतलब कि ये चारों में से चांसेस बनता है कि शायद आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है। ज़्यादातर इन्हीं चारों में से क्वेश्चंस पूछता है, ये सब तो बहुत कम ही पूछता है, ठीक है ना। अच्छी बात है। तो अब समय आ गया कि मैं आपको सिखाऊं, क्या सिखाऊंगा? तो इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, कॉमन कोल्ड, डेंगू, चिकनगुनिया, एड्स, मप्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इसको 1 बाय 1 करके आपको बताता हूं कि कैसे होगा, किसके द्वारा होगा। तो इससे प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम क्या है, इसका सिम्टम्स क्या है, इन्फ्लुएंजा होगा तो इसका क्या लक्षण होगा, तो इन सारी चीज़ों को 1 बाय 1। अरे सर एक बार पढ़ेगा? नहीं जी, 1 बाय 1 करके पढ़ाऊंगा ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना सारा चीज़ों के बारे में डिस्कशन करूँगा। क्लियर होता है? स्पष्ट है, इसीलिए आप समझ गए होंगे। किसी को कोई कन्फ्यूज़न है नहीं ना, तो इसे नोट कीजिए, फिर इन्फ्लुएंजा की मैं बातें करता हूँ। लेट अस टॉक अबाउट दिस डिजीजेस। इस डिजीज के बारे में बताते हैं, उसका नाम है इन्फ्लुएंजा, और सिंपली इस इन्फ्लुएंजा को फ्लू भी बोल सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए, लेकिन मैं आपको से बताता हूँ कि आप हमेशा इन्फ्लुएंजा ही बोलिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लियर होता है? अब देखिए, इन्फ्लुएंजा जो है वो एक वायरस के चलते होता है बीमारी, यानी कि एक वायरस का नाम हुआ इन्फ्लुएंजा। हमारा कोई पूछता है इन्फ्लुएंजा क्या है भाई, तो एक डिजीज है जो कि वायरस के चलते होता है, या फिर एक वायरसेस के ही नाम हो गया इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इन्फ्लुएंजा जो है एक वायरस है। अब देखिए, नाउ इन्फ्लुएंजा के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, कुछ हिस्ट्री की तरह मैं आपको बताता हूं कि इन्फ्लुएंजा के चलते कितना बीमारी हुआ, लोग कितना मरे। कुछ एक डाटा है जो ज़्यादातर हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ही पूछेगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में ये डाटा नहीं पूछेगा। AIMS को आप जब देगा ना एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कीजिएगा, तब उसमें शायद पूछ सकता है। देखिए, मैंने लिखा है कि इन्फ्लुएंजा वायरस has been, या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस बीन क्वाइट ए लीथल वायरस इन ह्यूमन हिस्ट्री। इन्फ्लुएंजा वायरस जो हमारा नाम है एक वायरस का, वो है इन्फ्लुएंजा। वो इन्फ्लुएंजा वायरस एक बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हुआ है, और यह एक जानलेवा बीमारी है। हमारा हिस्ट्री की बात करें तो, अगर इतिहास उठा कर देखूँ तो देखो, ठीक है, वही मतलब हुआ। लीथल का मतलब ही होता है जानलेवा, ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं जानलेवा, इसका मतलब हुआ। तो इन्फ्लुएंजा वायरस बीन क्वाइट यहां पे हैज बीन होना चाहिए, हैज बीन क्वाइट ए लीथल वायरस इन ह्यूमन हिस्ट्री। लेकिन कोई पूछेगा कि आप बता रहे हो इन्फ्लुएंजा को कि यह एक जानलेवा बीमारी है, आप इसको कैसे बोल सकते हो? तो मैं यहाँ पे बताया कि इट किल्ड अबाउट 21 मिलियन अमेरिकन्स एंड यूरोपियन, जो तकरीबन 21 मिलियन यानी कि क्या करोड़ हो गया नहीं, तो 21 मिलियन लोगों को मारा, जो मर गया किसके चलते? तो इन्फ्लुएंजा के चलते, ठीक है। लेकिन वो पीपल कौन थे भाई? तो अमेरिकन था। 21 मिलियन में से जो आदमी मारा वो कहाँ का था और वो कौन था? तो अमेरिकन और यूरोपियन था जो मारा एक वायरस के चलते, वो है इन्फ्लुएंजा वायरस के चलते। तो सच में है ना घातक, कितना सारा लोग, करोड़ों क्या आदमी मर गया है ना। तब विथिन 18 मंथ्स, वो भी चौंकाने वाला बात तो ये है कि तकरीबन 2 साल भी नहीं पूरा हुआ, क्योंकि 12 दूनी 24 होता है ना, और ये 18 महीना दिया हुआ, यानी कि 1 साल 8 माह कुछ ऐसे ही हुआ, 6 मंथ्स, यानी कि 1.5 साल के अंदर में मर गया 21 मिलियन लोग। वेरी सीरियस। इन 1918 एंड 1999, तकरीबन 1918 और 1919 के दशक में ये सारा का सारा घटना घट गया। तो ये डाटा है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। मैं डबल टिकट करवा दिया हूँ, आप इसे जरूर ध्यान में रखना। बोर्ड में नहीं पूछेगा, CBSE के बोर्ड में भी नहीं पूछने वाला है, हाईली कॉम्पिटिटिव में पूछ सकता है शायद ये डाटा, इसीलिए मैंने लिखा दिया। फिर नेक्स्ट बताया हूं कि देयर आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ फ्लू। जो यहाँ पे इन्फ्लुएंजा फ्लू लिखा हूं वो तकरीबन 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? तो 3 प्रकार का फ्लू वायरस जो है वो 3 प्रकार का हुआ। डेट इज, वो कौन कौन है भाई साहब? तो A, B, C।
इन्फ्लुएंजा वायरस या फिर फ्लू वायरस जो है वो कितना तरह का हुआ, तो 3 तरह का। टाइप ए, जैसे केसी सिन्हा के मैथमेटिक्स वगैरह ये सब सोल्व किए हुए तो उसको मैं लिखा रहता टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, मतलब कि टाइप 1 से इतना सारा क्वेश्चन, फिर टाइप 2 का जो प्रक्रिया उसमें सारा क्वेश्चन। ठीक उसी प्रकार से स्टूडेंट यहाँ पे भी टाइप है, यानी कि इस प्रकार से है। ठीक है, यानी कि 3 प्रकार भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इट इज टाइप ए, लेकिन टाइप ए बी सी है फ्लू वायरस यानी कि इन्फ्लुएंजा वायरस का प्रकार हुआ, जिसको में से टाइप ए वायरस जो है दैट कॉजेस सीरियस फ्लू एपिडेमिक्स इन ह्यूमंस। ये टाइप ए के कारण ही क्या होता है, जानलेवा बीमारी जो है ए बी सी टाइप बताया ना फ्लू वायरस का, जिसमें से जो ए टाइप है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिसके चलते जानलेवा बीमारी होता है हम लोगों में। ह्यूमंस की बातें करो, एपिडेमिक्स इन ह्यूमंस, टेक सीरियस फ्लू एपिडेमिक्स, यानी कि बहुत ही जानलेवा घातक हम लोगों के ऊपर एक विकट समस्या आ जाता है कि मर सकता है कोई, पीपल का डेथ हो सकता है इस वायरस के चलते। ठीक है, इंडिया में तो ज़्यादातर होता नहीं है, मर गया अमेरिकन में इस समय, क्योंकि हमारा यहाँ तो सूर्य का प्रकाश है। कुछ लोग इसको गलत मानते हैं कि सनलाइट में वायरस नहीं मरता, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मरता। कुछ वायरस जो है वो रह भी सकता है, धूप को सस्टेन कर सकता है, लेकिन कुछ नहीं ही करेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए शायद हमारा प्रकाश ही है, सूर्य का प्रकाश जो रक्षा करता होगा शायद एक कवच की तरह, है ना, जिसमें इतना सारा कुछ सीरियस बातें होता नहीं है। एनी हाउ, ठीक है, क्लियर होता है। तो अब इन्फ्लुएंजा के वायरस में जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन यहाँ से यहाँ तक लेकिन मैं आपको सिखाया, क्लियर होता है, क्लियर होता है। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कॉज क्या है, यानी कि इन्फ्लुएंजा वायरस और इन्फ्लुएंजा हमारे एक बीमारी का नाम है, जो किसके, इन्फ्लुएंजा एक बीमारी का नाम है जो वायरस के चलते होता है। नहीं जानते हो तो अभी से भी जानो, पहले ही बता दिया, भूल जाते हो इतना जल्दी। तो किसके कारण हुआ, यानी कि कॉज उसका क्या कारण है, काहे हो गया, नहीं होना चाहिए था। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखाऊंगी काहे हो गया, लिखाऊंगी इन्फ्लुएंजा फ्लू इज कॉज्ड बाई एन RNA वायरस। कौन सा वायरस के चलते हुआ, RNA वायरस के कारण इन्फ्लुएंजा बीमारी हुआ। और वो RNA वायरस को क्या बोलते हैं जी, कॉल्ड, उसका नाम क्या हो गया भाई, तो यहाँ पे लिखा हूं कि मीजो वायरस इन्फ्लुएंजा नाम हो गया। ठीक है, तो हाँ बोर्ड में ये पूछ सकता है कि किसके कारण इन्फ्लुएंजा हुआ, तो आपको बताना होगा। तो ये जो लाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको हमेशा के लिए अंडरलाइन रखिए और अंडरलाइन करके दिमाग में रखेगा, समझ गया ना, क्लियर होता है। यह बोर्ड में आ सकता है, CBSE के बोर्ड में, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लिख रहा हूं कि मोड ऑफ इन्फेक्शन एंड स्प्रेड। ठीक है सर, आपने मुझे पढ़ा दिया कि किसके कारण हुआ, तो बता दिया मीजो वायरस इन्फ्लुएंजाई, जो कि क्या है, तो एक RNA वायरस है। ठीक है, विशेष नहीं जानना, बस इतना ही जानना, किसके कारण हुआ, तो मीजो वायरस इन्फ्लुएंजा के कारण हुआ। क्लियर होता है ना, क्लियर होता है। अब देखो आप सिखा रहा हूं कि ये कैसे स्प्रेड होगा, यानी कि फैला, तो फैला कैसे, काहे इधर से उधर चला गया भाई, एक जगह टिक कर रहना चाहिए। तो देखो वहीं बता रहा हूं, लिखा हूं कि इट स्प्रेड्स थ्रू एयर बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ये जो स्प्रेड करता है ज्यादातर हवा में कांटेक्ट के कारण होता है, वो भी ड्रॉपलेट के रूप में इस प्रकार से चला जाता है। ठीक है, अब कैसे होता है, एयर ड्रॉपलेट के चलते कैसे कैसे एक बीमार आदमी में से स्वस्थ आदमी में गया, मैं इन सारी चीजों को मैं आपको सिखाता हूं। तो लेट अस सी, यहां पे लिखा हूं कि द ड्रॉपलेट्स इमिटेड इनटू द एयर फ्रॉम अ स्नीज, जो आपने छीका, कफ यानी कि थूका, चाहे जो भी किया, और अ स्प्लिट ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन और लेडन विद द वायरस। जो वायरस जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन से उसके बॉडी पे भी हो सकता है, शायद उसके पास था तो कुछ टूट करके वायरस जो है वो कुछ चला गया, कहीं पे बॉडी पे होगा, है ना। तो इस तरह से कहाँ फैल गया, तो एयर में चला गया ड्रॉपलेट्स के रूप में, पहले यह जानिए। फिर जाने के बाद क्या होगा, तो जाने के बाद क्या होगा, एयर में आ गया, इतना तो क्लियर है ना, आ गया।
फिर लिखा हूं कि बाय इनहेलिंग द एयर कंटेनिंग दिस ड्रॉपलेट्स वन कैन गेट द इन्फेक्शन। और जो भी इस तरह का बीमार आदमी ने एयर में फैला दिया बीमारी जी ड्रॉपलेट्स के रूप में, अब उसको कोई एक स्वस्थ आदमी इनहेल कर ले, इस प्रकार से खींच लेगा तो क्या हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा, वो इन्फेक्शन, वो बीमारी का घर हो गया, यानी कि वो भी बीमार हो गया। क्लियर होता है, स्पष्ट है, इसीलिए आप समझ पा रहे हैं, है ना। चलिए अच्छी बात है। तो आई होप कि आपने सीखा होगा। और भी है इसमें, इतना इससे काम नहीं चलेगा, इसका सिम्टम्स क्या है और रुकेंगे कैसे, इसको रोकेंगे कैसे, वो भी सिखाने वाला हूं। यानी कि 2 चीज और बचा हुआ है। समझ गया ना स्टूडेंट, अच्छी बात है। तो आई होप कि आप सीखे होंगे इन्फ्लुएंजा के बारे में। इतनी सारी चीज़ों को नोट कीजिए, फिर मैं आपसे कुछ और बहुत सारी चीज़ों को बताता हूँ इसी इन्फ्लुएंजा के बारे में। तो यहाँ तक लिखो, चलो मिटा दें। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस वन। क्लियर होता है जी। देखो स्टूडेंट, मैंने आपको तो सिखा दिया है क्या होता नहीं होता। अब समय आ गया कि मैं बताऊं कि जो इन्फ्लुएंजा डिजीज है उसके चलते क्या सिम्टम्स आए। जब इन्फ्लुएंजा किसी को हुआ तो उसका क्या लक्षण होगा, उसका क्या गुण होगा, उसके अंदर में लक्षण क्या होंगे। तो मैं इन्हीं सारे लक्षण की मैं बातें करता हूँ, समझ गया ना। तो लेट अस टॉक अबाउट द सिम्टम्स का हिंदी मीनिंग होता है लक्षण। लक्षण बाकी देख लीजिए हिंदी में लक्षण कैसे लिखाएगा, है ना, कि टेवर्गिन ना हुआ कि ये ना होगा। एनी हाउ लक्षण क्या है उसका, तो वही सारी चीज़ों की मैं बातें करता हूँ। तो पहला लिखा हूँ कि फ्लू बिगिंस विथ बॉडी बॉडिक। सर हेडक का तो नाम सुने, अभी इसको मन देखो, इसको देखो सर, हेडक का तो नाम सुने थे, अभी बोडिक कहाँ से आ गया सर। देखो तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ आप ही के लिए कि बोडिक का मतलब हुआ बॉडी पेन, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग होता है शरीर दर्द। यानी कि शरीर में क्या है जी, दर्द है, शरीर दर्द, ठीक है ना। लिख दिया हूं बॉडी पेन। तो इसका लक्षण है इन्फ्लुएंजा का कि शरीर में थोड़ा सा दर्द होगा सबसे पहले। फिर ए फीलिंग ऑफ डिसकम्फर्ट, यानी कि अच्छा सा नहीं लगेगा, मूड उखड़ा नियत लगेगा, खराब नियत फीलिंग कीजिएगा। फिर क्या होगा, तो फॉलोड बाय कफ एंड कोल्ड, यानी कि आपको गला में ये रहेगा, कफ रहेगा, जिसे खार ये सब नहीं कहते हो जी, तो वहीं से खखार ये सब रहेगा गला में। कोल्ड एंड कोल्ड, वहीं ठंडक जैसा, फॉलोड बाय कफ एंड कोल्ड, ठीक है, ठंडा लगा हुआ रहेगा और कफ एंड कोल्ड रहेगा। इसके साथ साथ ही तुम क्या करोगे कि अच्छा मूड नहीं रहेगा, मूड खराब रहेगा और बॉडी में थोड़ा पेन रहेगा, सोरनेस रहेगा, यानी कि पहले जैसा ताकत महसूस नहीं करोगे जैसे अभी शायद अच्छा मूड में महसूस करते हो। क्लियर होता है, क्लियर होता है। फिर नेक्स्ट लिखा हूँ कि विथिन ए फ्यू आवर्स, विथिन ए फ्यू आवर्स, यानी कि कुछ ही घंटों में द बॉडी डेवलप्स फीवर, जो शरीर है उसके पास क्या हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, उसको फीवर हो जाएगा, ठीक है ना। और जो फीवर हुआ तो द फीवर में रेंज फ्रॉम 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार आपको हो सकता है इन्फ्लुएंजा के होने के कुछ ही घंटे के बाद। वो डिपेंड करता है, लिखा हूँ कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि किस तरह का इन्फेक्शन हुआ, यानी कि टाइप ए इन्फेक्शन है कि टाइप बी है कि टाइप सी है। बताया ना कि टाइप ए, टाइप बी, सी, टाइप सी क्या है, तब तो क्लियर होता है ना। चलो ठीक है, इसको भी देख लीजिए कि बॉडी में पेन रहेगा, डिस्कम्फर्ट, ए फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट रहेगा और कफ एंड कोल्ड होगा। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट लिखा हूं कि द पेशेंट में सफर फ्रॉम रनिंग नोज, यानी कि उसका नाक बहने लगेगा, कोल्ड एंड स्नीजिंग, यानी कि नाक से बेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर आने लगेगा, जस्ट लाइक ए लिक्विड, वो आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। और स्नीजिंग यानी कि बार बार छींक आएगा, इस प्रकार से कभी कभी छींकते रहोगे, समझ गया ना, अच्छी बात है। तब इतना सारा का सारा जो लक्षण था वो किस बीमारी का था जी, तो इन्फ्लुएंजा का था। आपसे
क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चंस ऐसे पूछेगा कि व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज, एक्सप्लेन इन्फ्लुएंजा। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है और इन्फ्लुएंजा को एक्सप्लेन कीजिए। तो आप कैसे लिखेगा मैं आपको बताता हूँ। पहले लिखो कि इन कम्युनिकेबल डिजीज होता क्या, तो लिखो कम्युनिकेबल डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड इन्फेक्शस डिजीज, ठीक है। और कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है उसका डिफिनेशन और क्या एग्जाम्पल्स है वो लिखना है, और फिर हेडिंग इन्फ्लुएंजा डाल करके जितना भी मैं लिखा हूँ उन सारी चीज़ों को लिख डालो, एकदम नंबर जितना का है उतना मिल जाएगा, स्पेलिंग के लिए भी नहीं काटेगा। एनी हाउ लेट अस सी। तो देखिए प्रिवेंशन, अब ये ना सोचना कि चौथा गुण बता, सिम्टम्स का चौथा लक्षण बता रहा है, ना मैं ये ना बता रहा आपको, मैं सिखा रहा हूँ कि प्रिवेंशन, अब इससे बचाव कैसे करते हैं। इन्फ्लुएंजा किसी को हो गया है, यानी किसी को सर्दी जुकाम ये सब हो गया, तो उससे बचाव क्या है। तो बचाव में लिखा हूं कि द ओनली इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट फ्लू इज टू कीप अवे फ्रॉम द फ्लू पेशेंट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है इससे बचने का कि जो भी पर्सन इन्फ्लुएंजा से सफरिंग कर रहा है उस व्यक्ति से जितना ज़्यादा हो सके हम उससे दूरी बना कर रखें। जितना ज़्यादा हो सके उससे दूरी बनाने का अर्थ क्या हुआ कि वो है पटना में तो हम दिल्ली चल जाएंगे, अरे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी पर्सन है, आप यहाँ पे हैं, वो जो व्यक्ति है वो यहाँ पे है, ठीक है, वो उसको इन्फ्लुएंजा हो सका, सर्दी हो गया है, बुखार है, शरीर में दर्द है, तो उससे इस तरीके से सामने से बात एकदम नहीं करना है। और जितना ज़्यादा हो सके कम से कम 2 बस दूर रहो तो अच्छा रहे, यानी कि दूर रहना है, समझ गया ना, पास नहीं जाना है, दूर रहना है उस व्यक्ति से, बात तक भी नहीं करना सामने से। हाँ, बाकी कॉल पे बात कर सकते हो, ठीक है ना, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। सामने से बात नहीं करना है उस व्यक्ति से, नहीं तो वो बात करेगा और उसका जो ड्रॉपलेट्स है वो एयर में आएगा और वो एयर आपके बॉडी में चला जाएगा, इनहेलिंग कर लीजिएगा तो फिर आपको भी हो जाएगा, ठीक है। आप कोई पूछेगा कि कंट्रोल बताइए, यानी कि कोई टैबलेट्स वगैरह कुछ बताइए, कुछ ठीक हो जाए, सर्दी सब जल्दी हो जाए ठीक। तो देखिए क्या है उसका है, तो देयर इज नो इफेक्टिव कंट्रोल, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको दे दिया संजीवनी बूटी और आप तुरंत से ठीक हो गए, ऐसा नहीं होता है। तो आई होप कि आपने सीखा होगा, तो इतनी सारी चीज़ों को आप अच्छे से लिखिए, ठीक है ना। तब ऐसा कुछ भी नहीं कि इन्फ्लुएंजा डिजीज़ को मैंने पढ़ाया हो और आपको कुछ भी छोड़ दिया हो, मैंने एकदम डिटेल में बताया और सारा कुछ नोट्स आपको बता दिया। तो जब आज के लेक्चर में और इस वीडियोस में मैं आपको यहीं तक छोड़ूंगा, बट नाउ लिसन टू मी। तो जितना भी तरह का मैं टॉपिक को बताता हूँ आप यहाँ से नोट्स बना लेते हैं, उसके बाद आप खुद से बैठ करके एक बार रिवाइज कीजिए और देखिए कि सर ने कहाँ क्या बताया, और कहीं पे कुछ भी नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से लेक्चर खोल लिए और उसको 2-4 मिनट देख लिए कि अच्छा ये था, हम तो भूल ही गए थे। और अगर कोई वर्ड में आपको दिक्कत तकलीफ होता है तो आप किसी से पूछ सकते हो या फिर गूगल पर सिंपली कर सकते हो कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, वो तुरंत बता देगा मीनिंग, समझ गया। तो आई होप कि यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। देन ठीक है, तो बाकी की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बस ऐसे ही दूरियां बनाए हुए रखें ऐसे पेशेंट के साथ। वैसे ही इंटरेस्टिंग डिजीज़ के साथ ही साथ बहुत सारे डिजीज़ को मैं बताने वाला हूँ, उसको अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है ना। तो बाकी की बात करूँगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बस इतना ही।